हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग किन किन पॉइंट्स को कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का प्रसार, नेपोलियन और प्रशासनिक सुधार, वियना कांग्रेस और यूरोप का पुनर्गठन, रूढ़िवाद और नई व्यवस्था, 1830 की क्रांतियाँ, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, रोमांटिकवाद और राष्ट्रवाद, यूरोप में आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्रवाद, 1848 की क्रांतियाँ, जर्मनी की एकीकरण, इटली का एकीकरण, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का विकास, राष्ट्रवाद और बाल्कन क्षेत्र का समस्या। इन सब चीज़ों तो सबसे पहले आप हमें इन सारे पॉइंट्स को कवर करने से पहले यह बताइए कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद में क्या अंतर होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो आप हमें अंतर बताइए कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद में क्या अंतर होता है। तो राष्ट्र जो होता है वो एक ऐसा समूह होता है जिसमें लोग समान भाषा, संस्कृति, इतिहास और एकता की भावना से जुड़े होते हैं। लेकिन वहीं राष्ट्रवाद जो होता है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, एकता और समर्पण की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पृथ्वी पे टोटल 7 महाद्वीप हैं। एशिया है, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो हम पहले जानेंगे यूरोप के बारे में, क्योंकि हम लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं यूरोप के इतिहास के बारे में जान रहे हैं। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ वो किस तरह से हुआ उसे समझेंगे। क्या आपको मालूम है आज दुनिया में जितने भी देश हैं, जैसे कि भारत है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। पहले यूरोप में छोटे छोटे राज्यों और राजतंत्र हुआ करते थे। और 19वीं सदी में यूरोप के लोगों के मन में एक नया विचार पैदा हुआ और इस विचार का नाम था राष्ट्रवाद। और आपको मालूम है राष्ट्रवाद क्या होता है कि एक ही जब कभी एक ही भाषा, संस्कृति और इतिहास वाले लोग मिलकर अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाते हैं तो उसे हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। और उसी समय 1848 में यूरोप में कई जगह पे क्रांति हुई। लोग राजा और साम्राज्य के खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र की मांग रखी। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि कब की बात कर रहे हैं हम लोग, 19वीं सदी की। और 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद का पूरी तरह से विकास हुआ। लोग स्वतंत्र राष्ट्र की मांग रखने लग गए थे। राजा और साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दी गई। और 1848 में जो क्रांति हुई ये पूरी तरह से बढ़ गई भी थी ये क्रांति। और लोगों का मांग था इसमें स्वतंत्रता, समानता और लोकतांत्रिक अधिकार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे। और इस समय एक कलाकार हुआ करता था, फ्रांसीसी कलाकार, बहुत ही फेमस कलाकार था जिसका नाम था फ्रेडरिक सोर्यू। ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये जो आप फिगर देख रहे हैं उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया था। और इस फिगर में आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, अपने हाथों में झंडा ले करके स्वतंत्रता की प्रतिमा के पास जा रहे हैं। यानी कि फ्रेडरिक सोरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई और इन चित्रों में उन्होंने भविष्य की दुनिया की कल्पना की। और चित्र में दुनिया के अलग अलग देशों के लोग अपने झंडे लेकर के जुलूस में चल रहे हैं और वे स्वतंत्रता की प्रतिमा के सामने गुजर रहे हैं। इसका मतलब था कि हर देश स्वतंत्र होगा और लोग को अधिकार मिलेंगे। ये किनका कल्पना था? ये फ्रेडरिक सोर्यू का कल्पना था कि वो कल्पना किए थे और ये चित्र बनाए थे। और इस चित्र के माध्यम से वो चाहते थे कि सभी राष्ट्र क्या हो, स्वतंत्र हो और जनता को क्या मिले, अधिकार मिले। और पेंटिंग से जो हमें मुख्य संदेश मिला है वो यह मिला है कि लोग क्या कर रहे हैं, हाथों में झंडा लेकर के जुलूस निकाल रहे हैं और वे से स्वतंत्रता की प्रतिमा को सम्मान दे रहे हैं। ठीक है। और राष्ट्रवाद का प्रभाव क्या पड़ता है? 19वीं सदी में राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली विचार बन गया। इससे यूरोप की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। कई बहुराष्ट्रीय साम्राज्य टूटने लग गए थे और राष्ट्र राज्य का उदय होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि राष्ट्रवाद के कारण नए राष्ट्र बने और जनता में साझा पहचान की भावना विकसित होने लग गई। ठीक है। अब समझेंगे कि जब 1848 में यूरोप में कई जगह पे क्रांति हुई, लोगों ने स्वतंत्रता और लोकतंत्र की मांग रखी। उस समय जर्मनी एक संयुक्त राष्ट्र नहीं था, वहाँ कई छोटे छोटे राज्य थे। फिर भी जन लोग एक राष्ट्र बनने का सपना देख रहे थे, इसलिए वे काला, लाल और सुनहरा झंडा लेकर के आगे बढ़ने लगे। यह झंडा उस समय जर्मन राष्ट्रवाद का एक प्रतीक बन गया था। उस समय ऑस्ट्रिया, पोलैंड, इटली, आयरलैंड और हंगरी जैसे कई तरह के लोग भी स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे।
इन सभी आंदोलन के कारण यूरोप की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया। धीरे धीरे पुराने बहुराष्ट्रीय साम्राज्य टूटने लगे और उनकी जगह नए राष्ट्र बनने शुरू हो गए। और इसी विषय पर फ्रांसीसी विचारक थे जिनका नाम था एर्नेस्ट रेनन। ठीक है। एर्नेस्ट रेनन ने 1882 में एक प्रसिद्ध व्याख्यान दिया और जिसका शीर्षक इन्होंने दिया राष्ट्र का विचार। ठीक है। रेनन के अनुसार राष्ट्र केवल भाषा, धर्म या जाति से नहीं बनता। रेनन का ये मानना था कि जब हमको राष्ट्र अगर बनाना है, राष्ट्र के निर्माण के लिए भाषा, धर्म और जाति की जरूरत नहीं होती। राष्ट्र इनसे बनता है, किन चीजों से? उनका मानना था कि राष्ट्र साझा इतिहास से बनता है, साझा यादें से और साथ रहने की इच्छा से बनता है। ठीक है। रेनन ने यह भी कहा कि राष्ट्र एक प्रकार की बड़ी एकता है, यह उन लोगों का समूह है जो एक साथ रहना चाहते हैं और यह एक साझा भविष्य बनाना चाहते हैं। तो राष्ट्र की मुख्य विशेषताएं क्या है? साझा इतिहास हो, साझा पहचान हो, एकता की भावना हो और साथ मिलकर भविष्य बनाने की इच्छा हो। ठीक है।